हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। और जीडी के एग्जाम में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का टारगेट 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस स्कोर सही करने का होगा। तो साथियों, आप देखते होंगे हर साल के एसएससी जीडी के पेपर में रीजनिंग में जो सभी स्टूडेंट है वो 20 क्वेश्चन में से लगभग 18 से अधिक स्कोर सही करते हैं। तो आप सभी को इस बार भी 2026 के पेपर में रीजनिंग के पूरे 20 में से लगभग 18-19 क्वेश्चन सही करना है। और आपको इस क्लास में यह पता चलेगा कि किन किन टॉपिक से हमेशा जीडी के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे इस क्लास में हम लोग। तो इस क्लास को आप प्लीज पूरा देखिएगा, वही 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी 2026 के पेपर में रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का होने वाला है। तो रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग 23 फरवरी को टारगेट करते हुए एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करें। यहां से हम लोग लगातार 30 दिन नए नए प्रैक्टिस सेट को देखने वाले रीजनिंग में, क्योंकि पूरे 20 में से 20 सही करना है और 40 में से 40 नंबर प्राप्त करने हैं। क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर में एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस रीजनिंग के पहले मॉडल पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक विशेष कूट भाषा में गेट द बुक को एस पीजी एनके के रूप में कूटबद्ध किया गया है और बुक इज गुड को एनके एमएल बीटी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में बुक को कैसे कूटबद्ध किया गया है, बताइए। सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। पेन पेपर साथ में लेकर बैठेंगे, सभी क्वेश्चन को पॉज करेंगे, खुद से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट आंसर देंगे। ओके, जैसे इस सवाल में किसका कोड पूछा है? केवल बुक का कोड पूछा है। सिंगल बुक का कोड पूछा है, तो जब सिंगल पूछता है तो पहले हम कॉमन चेक करते हैं। जो पूछा उसको पहले हम देखेंगे क्या दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए बुक है तो गेट द बुक, इसमें भी बुक है, और दूसरे वाला जो कोड हुआ है बुक इज गुड, इसमें भी बुक है। इसका मतलब कि जब बुक हमें कॉमन मिल गया तो इनके दोनों कोड में कोई ना कोई हमें ऐसा 2 अक्षर होंगे जो कि कॉमन मिलेगा जरूर। जैसे देखिए पहले का कोड यहां पर है ESPGNK, दूसरके का कोड NKMLBT है। तो देखिए कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है आप सभी को? NK। देखिए पहले वाले में भी NK है और दूसरे वाले में भी NK है। जिस प्रकार से बुक हमें दोनों में कॉमन मिला, तो उसी प्रकार इनके दोनों कोड में NK भी क्या मिला? कॉमन। तो यही क्या हो जाएगा? बुक का कोड हो जाएगा। तो बुक को कैसे कूटबद्ध किया गया? NK के रूप में कूटबद्ध किया गया है। यानी पहले का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, जब सिंगल पूछेगा तो पहले आपको कॉमन चेक करना है। कॉमन मिल जाएगा तो आपको देखना होगा कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिलेगा भाई। जिस तरह से बुक कॉमन मिला था तो उसी प्रकार NK भी कॉमन मिला था। ओके, तो उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, लेकिन इस समीकरण में आप सभी को सबसे पहले प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना है, उसके बाद माइनस की जगह भाग रखना है, उसके बाद भाग की जगह माइनस रखना है। तब ये समीकरण को आप हल कर पाएंगे। हल करिए। तो पहले आपको तो समीकरण बनाना है, तो चलिए समीकरण को पहले तैयार कर लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। देखिए 18 भाग है तो भाग को माइनस में बदलना है, -90 माइनस है तो माइनस को भाग में बदल देंगे। 5 गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलना है। 11 के बाद देखिए प्लस है तो गुणा में बदल दीजिए। ये हमारा समीकरण तैयार है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें हम बॉडमस का नियम अप्लाई कर सकेंगे। 18 माइनस 5 का भाग 90 में देना है तो कितना होगा? 18 25 90 होता है। यानी 5 का भाग जब आप 90 में देंगे तो 18 बार में, प्लस 11 दूना 22। अब देखिए ये प्लस 22 है, ये प्लस 18 कितना हो जाएगा? प्लस 40 हो जाएगा। प्लस 40 में से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा? यानी 22 आ जाएगा। तो इस सवाल का भी डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर आप सभी को? ये सवाल तो हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल पूछा जाएगा सेम टू सेम, या तो प्लस माइनस बदलने को बोलेगा या तो भाग गुणा बदलने को बोलेगा, आएगा जरूर सवाल ये।
इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से यस बी एफ यू जो है वो भी डी एच एक्स से संबंधित है, उसी प्रकार एच ओ एक्स ए जो है कि वो के क्यू जेड डी से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए जेड ई पी आई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉल्व करिए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी के पास 2 मिनट का समय है, यानी इस क्लास को 40 मिनट में समाप्त करना है, लेकिन हम ट्राई करें कमी में समाप्त करें भाई, क्योंकि इजी सवाल होंगे तो उसको हम जल्दी करेंगे। जैसे देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एस बी एफ यू, इनका कोड भी डी एच एक्स। तो सबसे पहले तो सभी अक्षरों का कोड करेंगे। यस होता 19, बी होता 2, एफ होता 6, यू होता 21, बी होता 22, डी होता 4, एच होता 8, एक्स होता 24। देखिए 19 से 22 प्लस 3 हुआ है, 2 से 4 इसमें प्लस 2 हो गया, 6 से 8 प्लस 2 ही हो गया, 21 से 24 प्लस 3 हो गया। यानी दोस्त मेरे जो स्टार्टिंग का अक्षर है इसमें प्लस 3 हुआ है और लास्ट का जो अक्षर है इसमें प्लस 3 हुआ है, लेकिन जो बीच के दोनों अक्षर इसमें प्लस 2 हुआ है। क्लियर? इसका मतलब कि प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 हमें कोड करना है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्या यही सेम पैटर्न लगा है भाई। जो यहाँ पर एच ओ एक्स ए है, इनका कोड के क्यू जेड डी है, एच होता 8, के होता है 11। देखिए प्लस 3 ये हुआ आपका, ए होता है 1, डी होता है 4, तो इसमें देखिए प्लस 3, यानी यही सेम लॉजिक है। ओ होता है 15, क्यू होता है 17, तो देखिए बीच में प्लस 2 क्या है, एक्स होता है 24, जेड होता है 26, तो इसमें प्लस 2 हुआ है, यानी सेम लॉजिक भाई, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। तो पूछा किसका है? जेड ई पी आई, तो इसमें प्लस 3 करना है, बीच वाले में प्लस 2 करना, इसमें प्लस 3 करना, यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। जेड होता है 26, 26 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 29, 29 पे कौन आता? सी आता है, आप सभी को याद होगा। तो देखिए केवल यही ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर है, और कोई ऑप्शन देखिए सी से शुरुआत नहीं हुआ है, केवल यही ऑप्शन है, नहीं तो देखिए डी बी डी से शुरुआत हुआ है। आप जानते हैं ए से लेकर आपका जेड तक 26 होता है, जैसे हम 27 पे बढ़ते हो ए से फिर से आ जाता है 27 पे, 28 पे भी, 29 पे सी। अब देखिए ई होता 5, 5 2 7, 7 पे कौन होता है? जी होता है। पी होता 16, 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 18 पे आर आता है। आई होता 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 पे कौन होता है? एल आता है, यानी सी जी आर एल। देखिए सी जी आर एल दिया है, जो कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ओके, सभी क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिएगा, सभी हल करेंगे। सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। सभी बाम कान है, सभी बाम जो है पैर है, कुछ पैर अंगुलियां हैं। जब इस तरह का कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दे तो सबसे पहला आप लोग को कथन का डायग्राम बनाना है बहुत अच्छी तरीके से, और आसान भी होता है ये सवाल, ज़्यादा कठिन सवाल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे देखिए सभी बाम जो हैं, यानी जो सभी बाम है, बाम को हम बी से लिख रहे हैं, सभी बाम जो है वो बाम क्या है? वो कान है, कान को हम के से लिख रहे हैं। ठीक, सभी बाम जो ना वो पैर, यानी जो सभी बाम है ये सभी जो बाम है क्या है? पैर है, तो हम पैर को पी से लिख रहे हैं। उसको देखिए कुछ पैर अंगुलियां, यानी जो कुछ पैर ये ना ये अंगुलियां हैं, अंगुलियां को ए से लिख रहे हैं हम। ठीक, तो हमारा ये कथन बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है। पहला निष्कर्ष पढ़िए, कुछ अंगुलियां क्या बाम है? देखिए भाई अंगुलियां ये रहा और बाम ये बीच में रहा, इनका तो बहुत दूर दूर का रिलेशन लग रहा है, इनका के मतलब कि रिलेशन ही नहीं मैच हो रहा है भाई, यानी पहले निष्कर्ष के अनुसार कथन नहीं मैच कर रहा है भाई, यानी पहला तो भाई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा कथन के अनुसार, क्योंकि देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिया? कुछ अंगुलियां क्या बाम है, कुछ अंगुलियां क्या बाम है? नहीं है। दूसरा का देखिए कुछ पैर क्या कान है, कुछ पैर क्या कान है, इसका मतलब कि दूसरा अनुसरण कर रहा है भाई। चेक करिए, देखिए क्या दिया? कुछ पैर क्या कान है, कुछ पैर, ये जो आपके पैर कान है ना, देखिए ये बीच में ये कान ही है ना भाई, इसका मतलब कि दूसर का केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है भाई, यानी इस सवाल का चौथा आपका राइट आंसर। देखिए चौथा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर? एक बार फिर से इसे आप समझेंगे। जैसे देखिए सभी बाम जो है ये जो सभी बाम है ना वो क्या है भाई? कान है, ये कान हो गए भाई। ठीक, डायग्राम आप आपको बनाना सिखा रहे हैं। उसको देखिए सभी बाम पैर, ये जो सभी बाम हैं, ये जो सभी बाम है भाई क्या है? ये पैर हैं,
तो हम पैर को पी से लिखे थे। कुछ पैर अंगुलियां, यानी जो कुछ ये पैर हैं भाई, अंगुलियां हैं, अंगुलियां को ये लिखा था। बस देखिए निष्कर्ष, कुछ अंगुलियां क्या बाम है, कुछ अंगुलियां क्या बाम है, नहीं है। कुछ पैर के काने हैं, देखिए ये कुछ पैर, ये जो है आपके ये कानी तो हैं, ये बीच में देखिए सब कुछ है, ये सब क्या है भाई, पैर कानी तो है। तो यही आपका दूसर का अनुसरण क्या कर रहा है भाई, निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा चौथा आंसर, राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए भाई। सॉल्व का राइट आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। DKC ZGY क्वेश्चन मार्क RYQ NUM। बताइए, इस बार 2 देकर तुरंत क्वेश्चन मार्क पूछा है भाई, हल करिए कितना आएगा। तो दोस्त मेरे इस सॉल्व का राइट आंसर कितना निकलेगा, DKC ZGY। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें ना, पहले अक्षर का कोड निकालते हैं केवल, तब हमें मालूम होगा। जब इस तरह का सवाल है ना, तो आप केवल पहले अक्षर का ही कोड निकालिए। D, फिर उसका देखिए Z क्वेश्चन मार्क है, फिर इधर देखिए R, फिर देखिए N। इनका कोड करिए। D होता है 4, Z होता है 26, R 18, N 14। 18 14 यानी इसमें -4 हुआ है भाई। अब देखिए साथ यहाँ पे D को यहाँ पे आप 30 अप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि 4 और 26 बहुत दूर का रिलेशन बन रहा है भाई। 4 से 26 प्लस 22 का होगा तभी। लेकिन यदि हम इस 30 को D को 30 कर ले, तो आपको मालूम है कि 27 पे A होता है, 28 को B होता है, 29 पे C होता है, 30 पे D। अब देखिए 30 से आप 26 करेंगे, यानी यहाँ पे हम D को 30 माना है भाई, तो 30 से 26 -4 हुआ है। उसी प्रकार 26 में से जब आप -4 के करेंगे तो कितना आएगा आपका 22। 22 पे कौन अच्छा रहता है, भी आता है। फिर उसी प्रकार देखिए भी होता है 22, 22 में से जब आप -4 करेंगे तभी तो आपका 18 आएगा, जो कि प्रश्न में दिया। उसके बाद देखिए 18 से 14, ठीक। इसका मतलब कि इसमें लॉजिक -4 का हुआ है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा भी आ रहा है भाई। अब देखिए कौन सा ऑप्शन भी से शुरुआत हुआ है, 3 ऑप्शन, एक पहला ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन, एक चौथा ऑप्शन, यानी C ऑप्शन को काट दिया जाए भाई, क्योंकि U से शुरुआत हुआ है। या तो VD आएगा, या तो VC आएगा, या तो VC आएगा, VCU या VCB या VDU। अब दूसरे अक्षर का हम कोड बनाएंगे इसी तरह, KG। इसमें भी देखिए शायद आपका -4 का ही रिलेशन हुआ है। जैसे K होता है 11, G होता है 7, तो -4। तो इसी प्रकार यदि हम 7 में से -4 कर देंगे तो 3 आएगा, 3 पे C हो जाएगा। अब देखिए कौन सा VC, देखिए या तो ये होगा या तो यही हो जाएगा भाई, या तो ऑप्शन B होगा या तो ऑप्शन D होगा भाई, क्योंकि VC हमें मिला है, ठीक। अब यहाँ से आप और भी चेक करना चाहते हैं। अब इस C से आपको बनाना है -4 करना है। जैसे यहाँ पे अब देखिए इसमें देखिए R दिया, यानी Y दिया, इसमें सेकंड अक्षर देखिए Y कितना होता है भाई, 25 होता है। यानी यहाँ पे हम 29 बनाएंगे तभी तो हमारा बनाएगा। 29 में से जब हम -4 करेंगे तभी तो हमारा 25 आएगा। क्लियर हो चुका है, अब सभी क्लियर हो चुका। फिर देखिए 25 में से आप -4 घटाएंगे तो 21, 21 पे U देखिए यहाँ पे दिया है बीच में। ये लॉजिक तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा। या तो B ऑप्शन आएगा या तो D आएगा। अब देखिए तीसरे अक्षर का हम रिलेशन करेंगे, CY Q और M का। C और यहाँ पे Y है, C 3 है, Y 25 है, तो इसको भाई आप क्या मानिए 29 करिए ना। 29 में से 4 घटाएंगे तभी तो 25 आएगा। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 पे कौन आएगा, U। देखिए यही आपका आंसर आ गया भाई, VCU। समझ आ गया आप सभी को। फिर देखिए 21 में से 4 को घटाएंगे तो 17, 17 पे Q आता है, देखिए यहाँ पे Q दिया है। फिर 17 से आप 4 को घटाते हैं तो आपका 13 आता है। 13 पे कौन आता है, M आता है, देखिए लास्ट में M दिया भी है। इसका मतलब कि हमारा D ऑप्शन राइट आंसर है। -4 का लॉजिक लगा तो भाई हर एक अक्षर में, ओके। तो साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे यदि डाउट होगा ना, तो आप डाउट लेकर नहीं चलेंगे भाई, अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे आप लोग क्लास में ही प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक विशेष कुट भाषा में A + B का अर्थ है कि A जो है ना वो B की माता है, A - B का अर्थ है कि A जो है ना B का भाई है, A × B का अर्थ है कि A जो है B की पत्नी है, और A भाग B का अर्थ है कि A जो है B का पिता है। तो साथियों उपरोक्त के आधार पर यदि Q × R - S भाग T + U है, तो यस जो है ना U से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल पूछा भाई, यस जो है ना वो U से किस प्रकार संबंधित है। यदि आपने केवल भाग और प्लस का रिलेशन देखकर इस समीकरण को बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे अच्छी तरीके से कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जब आप सभी से पूछ देगा कि क्यों का रिलेशन यू से क्या होगा, कभी कभी ऐसे सॉल्व पूछता, अधिकतर यही सॉल्व पूछता है, 90% चांस यही रहता है कि पहले अक्षर का लास्ट से रिलेशन पूछता है। लेकिन इसमें तो केवल यस यू से पूछ दिया है भाई। लेकिन समझेंगे तरीका क्या है। देखिए ये आपका समीकरण दिया है भाई, बस आपको गुणा माइनस भाग और प्लस का अर्थ देखना है ये चारों लाइन में। अब देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्यों आर है, अब देखिए बीच में गुणा है ना, गुणा का अर्थ आप देखिए प्रश्न में दिया क्या है। जैसे कि देखिए ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी की पत्नी, तो यहाँ पे आर की पत्नी क्यों हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी भाई, आर की पत्नी क्यों हो जाएगी। जैसे देखिए गुणा का मतलब इसमें क्यों गुणा आर था, तो इसमें ए गुणा बी का अर्थ है ना ए जो ना बी की पत्नी, तो यहाँ पे जैसे देखिए बी की पत्नी यानी इधर से इधर गया है, यानी लेफ्ट से राइट गया है भाई, यानी राइट से लेफ्ट गया है। तो यहाँ भी आपको देखिए आर से क्यों जाना है। जैसे देखिए आर की पत्नी कौन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी। यहाँ पे बी की पत्नी है तो यहाँ पे आर की पत्नी क्यों हो जाएगी। फिर देखिए माइनस यस है, तो अब देखिए माइनस का मतलब देखिए क्या दिया है प्रश्न में, ए माइनस बी का अर्थ है कि ये जो बी का भाई यानी यस का भाई यहाँ पे आर हो जाएगा, यस का भाई आर हो जाएगा। फिर देखिए भाग टी दिया है ना। अब देखिए भाग का मतलब क्या दिया है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है ना बी का पिता, यानी यहाँ पे टी का पिता यस हो जाएगा। टी का पिता कौन है भाई, यस है, ठीक। फिर देखिए प्लस यू है, अब प्लस का मतलब देखिए पहला लाइन में ए प्लस बी का अर्थ ए जो है ना बी की माता, यानी यू की माता कौन है भाई, टी है, ठीक, यू की माता। अब ये लास्ट वाला कौन बचेगा, इसको अपने आप को माने, यदि ये मैं हो गया भाई, ये मेरा पिताजी हो गया, मेरे पिताजी टी, यानी सॉरी मैं, ये मेरी माता है ना, जैसे यू की माता टी है, यानी मैं, मेरी माता ये टी है, मेरी माता के पिताजी हैं ये। यानी भाई अब देखिए सवाल क्या पूछा था, यस यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी यू मैं हो गया, मेरी माता टी है, यानी मेरे माता के पिता हैं भाई यस, तभी तो संबंध बनेगा यस यू से। सवाल देखिए जैसे ये यू मैंने अपने आप को लास्ट मान लिया था, ये मेरी माता टी हैं और मेरी माता के पिता यस हैं, तो भाई यस यू से किस प्रकार संबंधित होगा, मेरी माता के पिता यस है, यानी माता के पिता हो जाएंगे भाई, यही हमारा डी ऑप्शन होगा। सवाल पूछा था ना कि यस और यू से किस प्रकार संबंधित होगा, तो माता के पिता हैं, हमारे माता के पिता हैं भाई, सिंपल सवाल। फिर इसके बाद आगे अब यदि आप ज़्यादा देखते, जैसे ये मैं, मेरे माता के पिता और मेरे माता के पिता के भाई आर हैं ये, और मेरे माता के पिता के भाई की ये पत्नी है। हम आप सभी से पूछते हैं कि क्यों का यू से क्या रिलेशन बनेगा, बताएंगे आप सभी लोग, सोचिए। जैसे ये मैं लास्ट हो गया, अपने आप को मानिए, मेरी माता टी है, टी के पिता यस है, यानी मेरे मम्मी की जो पिता वो यस है, और मेरी मम्मी के जो पिता यस हैं इनका भाई आर है, और आर की पत्नी क्यों है, बताइए। ये सवाल तो क्लियर हो गया ना कि यू एस से कैसे समझ, यानी यस यू से किस प्रकार समझे, तो हमारी माता के पिता हैं भाई यस, ठीक है, क्लियर। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में आर यू बी जी को एम जी आर से टी पी के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और यू नीड रेस्ट को आर सी ए एस बी ओ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में यू को कैसे कूटबद्ध किया गया है, बताइए साथी। जैसे सिंपल यू का कोड पूछा तो कॉमन चेक करिए पहले आप तुरंत। जैसे देखिए आर यू बी जी, यू इसमें भी है, यू नीड रेस्ट इसमें भी यू है, इसका मतलब कि दोनों में यू कॉमन है, तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन जरूर मिल जाएगा। देखिए हमें दिख गया भाई आर सी, देखिए आर सी कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा भाई। आजकल का ट्रेंड सवाल, लेकिन बहुत ईजी सवाल है, 2 नंबर आपको फ्री में देकर जाएगा, याद रखिएगा। कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल जाएगा, तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिलेगा। कभी कभी तो केवल एक ही देता है, लेकिन उसके लिए आप एलिमिनेट करेंगे भाई। एलिमिनेट किसको करेंगे, इनके कोड को, ध्यान रखिएगा। उस तरह का भी सवाल हम क्लास में सॉल्व करेंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NEYG जो है वो PHBI से संबंधित है, उसी प्रकार LAVS NDYU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HCTB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए भाई इस सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे
वाई जी दिया है, इसका कोड क्या क्या है, पी एच बी आई क्या है। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे, एन 14, पी आपका 16 होता है, ई 5 होता है, एच 8 होता है, वाई 25 होता है, बी 2 होता है, जी 7 होता है, आई 9 होता है। देखिए 14 से 16 प्लस 2, 5 से 8 प्लस 3, 25 से 2, तो भाई 25 से ये 2 है, यानी यहाँ पे हम बी को 28 करेंगे भाई, तभी बनेगा रिलेशन। 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा। 7 से 9 प्लस 2। जैसे भाई एक सवाल जो इससे पहले हमने सवालों को हल किया तो इसमें क्या था, शुरुआत में +3 था, बीच में +2 था, लेकिन इस बार देखिए स्टार्टिंग में +2 किया, लेकिन बीच वाले दोनों अक्षर में +3 करके कोड किया है, और लास्ट वाले में भी +2 किया है। इसमें ये रिलेशन लगाया है, +2 +3 +3 +2 का। दूसरे का भी चेक करते हैं भाई, यल ए भी एस, इसका कोड एन डी वाई यू है, ये है। जैसे यल 12 एन 14, तो देखिए इसमें +2 किया, ए होता है 1, डी होता है 4, तो इसमें +3 कर दिया, बी 22 वाई 25, तो इसमें +3 कर दिया, यस 19 यू 21, तो +2 कर दिया। क्लियर। तो यही सेम प्रोसेस जो पूछा एच सी टी बी में अप्लाई कर दिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा एच सी टी बी +2 +3 +3 +2, एच 8 सी 3 टी 20 बी 2, यही है। 8 10 पे कौन आता है, जे आता है। देखिए पहला ऑप्शन तो हो जाएगा, कोई ऑप्शन देखिए जे से शुरुआत ही नहीं किया है भाई। 3 3 6, 6 पे एफ, 20 3 23 डब्ल्यू, 2 2 4 डी, जे एफ डब्ल्यू डी देखिए दिया है। क्लियर, आसान सवाल हुआ आपके लिए। चलिए तो चलिए एक सवाल आप इसी पे हमें बताइए, आप जैसे आपने एच एस सी टी बी के बताया, तो आप बताइए दोस्त मेरे कि कॉम्प का क्या होगा, सी ओ एम पी का कोड करके बताइए आप लोग। यही सेम प्रोसेस में बताएंगे जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में लगा था पैटर्न। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन एक पैटर्न पे होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा ना कि वो इस पैटर्न को अप्लाई नहीं कर रहा होगा, यानी फॉलो नहीं कर रहा, उन समूह से संबंधित होगा। जब इस तरह का सवाल है तो आप इन्हीं ऑप्शन में ना हर एक ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर लीजिए। जैसे पहला आप ऑप्शन को उठाइए, क्यू पी टी है, तो इन्हीं का आप कोड करिए। जैसे क्यू होता है 17, पी होता है 16, टी होता है 20। 17 से 16 इसमें -1 हुआ है, 16 से 20 इसमें +4 हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, टी टी 20 यानी टी टी डब्ल्यू, टी होता है 20, फिर देखिए टी 20, यानी इसमें तो +0 का अंतर है भाई। डब्ल्यू 23, इसमें देखिए +3 हो गया भाई। अब हम एक और का चेक करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कौन सा आंसर आएगा। जेड वाई सी देखिए, जैसे जेड होता है क्या भाई 26, वाई 25, देखिए इसमें -1 हुआ है जैसे पहला ऑप्शन में था। उसी प्रकार देखिए आपका सी होता है 3, अब यहाँ पे भाई 25 में, अब देखिए सी यहाँ पे 29 होगा भाई, तभी हम 25 में 4 जोड़ेंगे तब 29 होगा, यानी इसमें कौन सा अलग दिखाई दे रहा है, ये टी टी डब्ल्यू अलग है भाई, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका -1 +4 का पैटर्न है और ऑप्शन सी भी आपका -1 +4 का पैटर्न है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो +0 और +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही इन समूह से अलग है भाई। अब आप ऑप्शन डी भी चेक करेंगे ना तो आपको मिलेगा वही। देखिए जैसे ई 5 है, डी 4 होता है, तो इसमें देखिए -1 होगा तभी तो बनेगा। फिर एच 8 है, तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, -1 +4 का। लेकिन भाई जो ऑप्शन बी था वो अलग है इन समूह से, तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 101, 111, 122, 134, 147 क्वेश्चन मार्क। तो भाई नंबरों का श्रृंखला इस बार दिया, आप सभी से पूछा कि क्वेश्चन मार्क ये कितना आएगा। तो साथ ही इस तरह का सवाल आप कैसे सॉल्व करते हैं, 101 से 111, 122, 134, 147 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा तभी तो नंबरों का श्रृंखला बढ़ा होगा भाई। जैसे 101 से 111, यानी 101 में +10 जोड़ेंगे तभी तो 111 बनेगा। अब 111 से 122 जाना है, तो हम 111 में यदि +11 कर देंगे तो 122 बन जाएगा। अब हमें 122 से 134 जाना है, तो 122 में यदि हम +12 करेंगे तभी तो हम 134 जाएंगे।
अब हमें 134 से 147 जाना है, यानी 134 में हम क्या जोड़ते हो, 147 से बन जाएगा +13 कर दीजिए। देखिए पैटर्न इसमें देखिए, +10 +11 +12 +13, यानी भाई 147 में हम कितना जोड़ेंगे, +14 जोड़ देंगे। 147 में 14 जोड़ेंगे कितना आ गया, 151 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन भी दिया है हमारा राइट आंसर। क्लियर आप सभी को कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 151 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि शब्द सिम्फनी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। भाई सिम्फनी का प्रत्येक अक्षर का इस्तेमाल करके आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। SYMPHPHONY, तो जैसे कि ABCDEFG ऐसे एक से लेकर जेड तक जाता है ना क्रम वाइज, तो इसी प्रकार आपको इस सिम्फनी का क्रम वाइज सेट करना है। जैसे कि पहले इसमें कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उल्टा सीधा नहीं करना, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए ए आता है लेकिन ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी नहीं है, ई भी नहीं, एफ, लेकिन यच है। देखिए यहाँ पे, तो यच यहाँ पे आ जाएगा भाई, पहले यच ही आएगा भाई क्योंकि क्रम में व्यवस्थित करना है। यच के बाद IJKL M यहाँ पे आ जाएगा भाई, एम है देखिए, MN देखिए है तो यहाँ पे आ जाएगा, MNO है भाई, देखिए ओ यहाँ पे है, OP भाई, P अलग हो गया भाई, नहीं तो P यहाँ पर रहता तो हो जाता, लेकिन एक आगे स्थान हो गया। PQRS देखिए यहाँ पे आ जाएगा, SY देखिए 2 बार है तो 2 आ जाएगा, यानी देखिए यही Y ऐसा अक्षर है भाई जो कि केवल लास्ट में अपने पोजीशन को वही रखा है, यानी केवल एक अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, वो भी Y की केवल। क्लियर, यानी सॉल्व का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सॉल्व कॉल करिए भाई। 6 मित्र हैं EF G X Y और Z, एक उत्तर के समूह की एक पंक्ति में बैठे हैं। तो दोस्त मेरे पहले आप दिशा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए आप सभी को कि इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्त मेरे देखिए, जैसे हम आप सभी से पूछे कि आप जैसे दिशा है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी सभी जो व्यक्ति यानी जो सभी मित्र हैं वो नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। जैसे हम आपसे भी पूछे कि एक आपका ये पंक्ति है, इसमें 6 मित्र को हमें सेट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। हम आपसे कहे कि आप ये ए हैं और आपका राइट साइड किधर होगा, तो आप यानी आपका दायां साइड किधर होगा, तो आप बोल देंगे सर जी राइट साइड तो इधर होगा, जब हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तब। और हम आप सभी से पूछे कि आपका लेफ्ट साइड यानी बायां साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे सर जी इधर होगा। बस यही आपको देखना है, जो लाइन आप पढ़िए, जो लाइन में बोला होगा, जो आप बैठे उसी का केवल आप राइट और लेफ्ट का केवल चेक करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी हम यहीं से शुरुआत कर देंगे सवाल को। यदि दोस्त मेरे सवाल बोला कि एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी हम एफ को ऐसी जगह बैठाएंगे कि उसके लेफ्ट साइड में कोई भी मित्र नहीं बैठेगा, कोई भी अक्षर नहीं बैठेगा। तो भाई एफ को यदि हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो इसके बाईं साइड में कोई नहीं बैठेगा। सवाल बोला है ना कि एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी एफ को यहाँ पे हम सबसे लास्ट में बैठाएंगे, तभी देखिए एफ का लेफ्ट साइड इधर ही होगा, इधर ही होगा, लेफ्ट इधर, यानी लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, यानी इधर कोई नहीं बैठे, कोई भी देखिए लाइन नहीं है भाई। अब क्लियर, अब देखिए उसके बाद दूसरा का लाइन पढ़िए। एफ और ई के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, एफ और ई के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। एफ तो ऑलरेडी बैठ चुका है और ई को हमें वैसे जगह बैठाना है कि एफ और ई के बीच 4 लोग आना चाहिए, 1 2 3 4, यानी भाई ई को हम यहाँ बैठा देंगे, तभी तो भाई एफ और ई के बीच 4 व्यक्ति बैठेंगे, है ना। क्लियर, तो ई को भाई हम यहाँ बैठा देंगे, ये भी लाइन पूरा हो गया। तीसरा लाइन पढ़िए। जेड के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, तो दोस्त मेरे जेड के बाईं ओर यानी जेड की इस बार हम यहाँ बैठाएंगे तभी देखिए 3 लोग आएंगे, ये 3 लोग आ रहे हैं ना। कौन कौन अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन पहला लाइन हमने जो पढ़ा तीसरा का लाइन तक आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है आप सभी को। अब देखिए जेड के बाईं ओर केवल 3 लोग, तो जेड को हम यहाँ बैठाएंगे तभी देखिए जेड के बाईं ओर 3 लोग आएंगे भाई, ये भी लाइन क्लियर होगा। अब उसके बाद अगला लाइन देखिए, यक्स जो है ना वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यक्स बैठा है,
तो भाई जी को यहाँ बैठा दीजिए, तो जी के जस्ट लेफ्ट साइड में एक्स को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल पूरा हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक मित्र भी नहीं बैठा, कौन नहीं, अक्षर बैठा अभी तक, वाई नहीं बैठा, तो वाई को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा, वाई और यफ के बीच कितने लोग व्यक्ति बैठे हैं। यफ यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, 2 व्यक्ति बैठे, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को? ओके दोस्त मेरे, यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि दोस्त मेरे यदि ये सवाल तो आपका पूरा आ गया, लेकिन हम एक और लाइन अप्लाई इसमें करते थोड़ा सा, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना दोस्त मेरे। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था ना कि जेड के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे, तो जेड को हमने यहाँ बैठा तभी 3 लोग बैठे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है एक्स जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जी को हम दोस्त यहाँ भी तो बैठा सकते हैं, जी के ठीक बाईं साइड एक्स को यहाँ भी बैठा सकते हैं, वाई को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। यदि सवाल ऐसे सवाल पूछता, देखिए वाई और एफ के बीच कितने लोग बैठे, तो कोई बैठा ही नहीं है। देखिए एफ और वाई के बीच कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं है। देखिए इसमें, लेकिन प्रश्न में ऑप्शन में देखिए 3 4 1 2 दिया है, शून्य का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, यानी ये हमारा गलत हो जाता भाई, आप लोग परेशान हो जाते हैं। यानी ये जो आपका जी के ठीक बाईं साइड एक्स बैठा है, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है भाई, तो हम यहाँ से वाई को बैठाएंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। वाई और एफ के बीच में, देखिए वाई और एफ के बीच में एक एक्स बैठा है, एक जी बैठा है, यानी 2 लोग बैठे हैं, तो यही हमारा डी ऑप्शन बना राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 35 43 53 65 79 क्वेश्चन मार्क। एक और भाई नंबरों का श्रृंखला दिया है, इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा। जैसे देखिए 35 43 53 65 79, इसमें भी भाई जब नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐड किया होगा, जाहिर सी बात है। 35 से 43 यानी 35 में 8 जोड़ने की 43 बन जाएगा, 43 से 53 प्लस 10 कर दिया, 53 से 65 प्लस 12 कर दिया, 65 से 79 प्लस 14 कर दिया है। इसमें देखिए 8 10 12 14, यानी इस बार भाई हमें प्लस 16 करना पड़ेगा। 79 में 16 जोड़ेंगे तो 95 आएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 95 आंसर है, जो कि बी ऑप्शन, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके, किसी प्रकार का डाउट तो साथियों आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई। लगातार क्लास आएगी, पूरी एग्जाम तक चलेगी बहुत अच्छी तरीके से, जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती है। ओके, चलिए दोस्त मेरे अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में GELS को 98 72 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SELF को 82 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में यफ के लिए कूट क्या होगा। तो दोस्त मेरे जैसे ये सवाल थोड़ा सा अलग है, जैसे GELS है, इसमें 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है, 9 8 7 2। उसी प्रकार सेल्फ है ना, SELF सेल्फ है, इसमें 4 अक्षर है तो इसके लिए भी अलग 4 कोड किया है, 82 76। पूछा किसका कोड, एफ का कोड पूछ दिया है। तो दोस्त मेरे कॉमन चेक करेंगे ना, लेकिन भाई इस बार देखिए ये सवाल आ गया, जेल में एफ है ही नहीं, केवल सेल्फ में हमारा आंसर है, यानी एफ जो है वो केवल सेल्फ में है, यानी जो हमारा कोड मिलेगा वो तो इसी मिलेगा 82 76 में, क्योंकि भाई हम एफ का कोड खोज रहे हैं तो जिसमें एफ रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा ना। तो इसी सेल्फ में हमारा एफ है तो इसी में आंसर होगा, या तो 82 होगा या तो 76, यानी 8 2 7 अच्छा होगा। अब देखिए 9 8 7 2 में से तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो देखिए इसको काट दीजिए, 8 को काट दीजिए, 7 को काट दीजिए, अब 2 को काट दीजिए, बचा कौन, 6 बच रहा है, यानी एफ का जो कोड होगा ना वो 6 हो जाएगा भाई। सिंपल सवाल है ये। अब देखिए एक ये मेथड, दूसरा मेथड जो हमने आपको एलिमिनेट करने का मेथड बताया था, अभी हमने आपको बताना है कि जब हम एफ हमसे जो पूछा उसको पहले हम कॉमन चेक करेंगे, कॉमन मिल जाएगा तो इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा, लेकिन इस बार जो एफ पूछा है केवल एक में है, केवल सेल्फ में, दोनों में नहीं है, तो हम इसमें कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेथड एलिमिनेट का, अब हमने आपको बताना है कि एलिमिनेट हम इनके कोड को एलिमिनेट करें, यानी जो नंबर हुआ होगा। जस्ट देखिए 8 इसमें भी है 8 इसमें है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, जेल्स में 7 है और सेल्फ में भी 7 है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। उसको देखिए जेल्स में 2 है और सेल्फ में भी 2 है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। बच रहा है केवल एक देखिए जेल्स में 9 बच रहा है, सेल्फ में 6 बच रहा है। देखिए भाई
सामने समय। यदि आपको ये सवाल आता भी नहीं रहा होगा ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना, ये आपके सामने 6 था तो आपका यही आंसर भी होता। देखिए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को? चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि शब्द इलेक्ट्रिक शब्द के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? इस बार भाई इलेक्ट्रिक के प्रत्येक अक्षर को विपरीत में करें, यानी उल्टा, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी ऐसे करके आपको सेट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक का केवल अक्षरों का इस्तेमाल करके। देखिए ई एल ई सी टी आर आई सी इलेक्ट्रिक है। तो सबसे पहले कौन है इसमें, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, वही देख लीजिए। सबसे बड़ा टी है भाई, इससे छोटा कौन है? आर है। उससे छोटा कौन है भाई? एल है। उससे छोटा आई है। उससे छोटा आई, इससे छोटे छोटे एच नहीं है भाई, न तो एफ भी नहीं है, न तो जी है, तो यानी ई है। 2 बार ही है, यानी 2 लगातार ई आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद बी नहीं है, सी है। 2 सी है तो सी लगातार आ जाएगा, सी सी। यानी इसमें भी मेरे दोस्त केवल सी ई ऐसा एक अक्षर है जो कि अपना सेम पोजीशन बनाए, ये अपना अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित कर रही है, तो ये एक अक्षर है, केवल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके सभी क्लियर? ये भी सवाल उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई अगला सवाल को जरा हल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एम क्यू टी आर जो है वो एस डब्ल्यू जेड एक्स से संबंधित है, उसी प्रकार क्यू यू एक्स भी जो है वो डब्ल्यू ए डी भी संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए टी एक्स ए वाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉल्व करिए। तो साथियों ये सवाल आपके लिए ना नहीं, होमवर्क नहीं दे सकते भाई, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एम क्यों, क्योंकि एक सवाल हमने आपको होमवर्क दिया था। एम क्यू टी आर है, इसका कोड क्या है भाई? एस डब्ल्यू जेड एक्स है। तो हर एक अक्षर का कोड किया जाए, एम 13 एस 19, तो इसमें +6 किया है। क्यू होता 17, डब्ल्यू होता 23, तो इसमें भी +6 किया है। T20 जेड 26, तो इसमें भी +6 किया है। R 18 एक्स 24, तो इसमें प्लस है। भाई ये तो और आसान सवाल है, इसमें तो केवल +6 का ही कोड बना है। दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, जो ये सेकेंड वाला कोड किया है इसको भी चेक करते, क्या यही +6 का रिलेशन है? क्यू यू एक्स भी, इसका कोड WADB। क्यू होता 17, डब्ल्यू होता 23, देखिए +6 इसमें हुआ है। यू आपका 21 ए 1 होता है, तो 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 पे ए आता है। एक्स 24 डी 4, अब देखिए 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 पे कौन आता है? डी आता है। 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। बी होता 22, 2 होता है ये, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 पे बी आता है। इसका मतलब इसमें भी सेम लॉजिक है भाई। चलिए करके बताइए इसका कोड क्या बनेगा भाई। आप लोग लगभग 99% सवाल को हमने हल कर दिया है, सभी में +6 करके कोड आएगा। बताइए आप सभी तो कितना आंसर आएगा? जैसे T20 20 6 26, 26 पे जेड आता है। एक्स 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, 30 पे डी आता है। ए 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 पे जी आता है। वाई 25, 25 6 31, 31 पे ई आता है। देखिए ये आपका कोड दिया होगा ZDGE, सी ऑप्शन देखिए दे रखा है, तो ये हमारा आंसर है। ओके क्लियर आप सभी को? चलिए भाई अगला सवाल को जरा हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये बेस्ट लेवल का सवाल है आज के इस क्लास का। यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस है और S का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करें। बहुत लंबा चौड़ा समीकरण दिया है, तो दोस्त मेरे हम ऐसा करेंगे ना, एक एक बॉक्स को हम पहले सॉल्व करते चलेंगे, हमारे लिए आसान रहेगा, नहीं तो भाई इसमें अट भी नहीं पाएगा। जैसे देखिए पहले ये इन बॉक्स को हल कर लेते हैं भाई हम लोग। जैसे देखिए 35 P है, P का अर्थ क्या दिया? गुणा है, यानी इस बॉक्स को हल करने पे हमें 70 मिलेगा भाई। देखिए ना 35 P 2 है, P का अर्थ गुणा दिया है, तो भाई P की जगह हम गुणा रखेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा कि नहीं? इस बॉक्स को सॉल्व करने पे 70 मिल रहा है, यानी इस बॉक्स को सॉल्व करने पे हमें 70 मिल गया। फिर क्यू देखिए, क्यू का अर्थ देखिए क्या दिया है? क्यू का अर्थ भाग है, तो भाई क्यू की जगह हम भाग रख देते हैं 5, ठीक। फिर देखिए यस है, यस का अर्थ प्लस है, तो इसमें प्लस रख देंगे। अब देखिए इस बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे, जो 86 क्यू 2 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा?
अब क्यू का अर्थ भाग दिया। अब देखिए जब ये क्यू का अर्थ भाग दिया है दोस्त मेरे, तो अब 2 का भाग हम 86 में देंगे तो कितना आएगा, 43 आ जाएगा। तो 43 को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। फिर देखिए आर है, आर का अर्थ माइनस है, तो आर की जगह यहाँ पे हम लोग चुपचाप मार के माइनस रख देते हैं, ठीक। तो माइनस यहाँ पे। फिर देखिए ये आपका बॉक्स है 3p15, p का अर्थ क्या दिया है, गुणा दिया है। यानी अब देखिए दोस्त मेरे, इस बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे तो 45 हमारा आएगा, क्योंकि p का अर्थ देखिए गुणा दिया है, तो 15 गुणे 3 होगा, यानी 45 यहाँ से हो जाएगा इस बॉक्स में। अब यस 90 है, यस का अर्थ प्लस है, तो यस की जगह हम लोग चुपचाप मार के 90 रख देते हैं, यस की जगह प्लस रख के 90 लिख देते हैं। हमारा समीकरण ये हो चुका है भाई। अब इसमें बॉडम स्कीम लगाते हैं फिर से एक बार। 5 का भाग 70 में देंगे तो 14 बार में, 14 पते 70 प्लस 43 माइनस 45 प्लस 90। अब देखिए प्लस 14 प्लस 43 प्लस 90 को जोड़ेंगे, लास्ट में माइनस 45 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 14 और 43 कितना होता है दोस्त मेरे, 14 43 57, 57 90 147, 147 में से 45 को घटाएंगे तो 102 आएगा। देखिए हमारा आंसर दिया होगा बी ऑप्शन। हो गया क्लियर भाई। पहले हमने बॉक्स को सॉल्व किया भाई, उसके बाद जो जो अक्षर का अर्थ दिया वहां पर रख के लास्ट में बॉडम स्कीम लगाया, तब आंसर आ गया भाई। बहुत आसान हुआ है भाई। यदि आपको इसी भी प्रश्न पे डाउट है तो जरूर बताइएगा भाई, लेकिन डाउट तो होना नहीं चाहिए भाई, केवल हमने अक्षरों का अर्थ रख के सॉल्व किया, गुणा भाग तो करना ही है, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, DGC, HKG, LOK, PSO क्वेश्चन मार्क। तो तुरंत आप पहले अक्षर के कोड का निकालिए रिलेशन, D H L P, हर एक अक्षर का कोड करिए, D4 H 8 L 12 P 16। इसमें देखिए +4, 8 से 12 +4 12 16, इसमें +4 लगाए, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 पे कौन आता है भाई 20, T20, यानी हमारा आंसर टी से है, यानी डी ऑप्शन। देखिए कोई ऑप्शन टी से शुरुआत नहीं। SSC GD का तो यही खासियत बात, कभी कॉमन नहीं देता भाई। जस्ट देखिए यदि 2 ऑप्शन यदि टी से शुरुआत हुआ होता तो हम दूसरे के का भी निकालते, लेकिन क्या बात है, निकालने की हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें मिल गया भाई, टाइम हमें बचा था ना, क्योंकि भाई 1 घंटे में आपको पूरे 80 क्वेश्चन हल करना है, जिसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग भी रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ भी रहेगा SSC GD के पेपर में। इसके अलावा 20 तो हिंदी रहेगा, 20 तो GK GS करंट अफेयर भी रहेगा। इसी तरह के सवालों पर आपको टाइम बचाना है, ठीक है। सभी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा। दिए गए क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 22 27 37 52 72 क्वेश्चन मार्क। एक और भाई नंबरों का श्रृंखला 22 27 37 52 72, 22 से 27 +5, 27 से 37 +10, 37 से 52 +15, 37 में 15 को जोड़ेंगे तब 52 होगा, 52 से 72, 52 में 20 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है भाई, +5 +10 +15 +20, तो उसी प्रकार +25 कर देंगे इस 72 में। 72 में 25 को जोड़े कितना आएगा, 5 2 7 7 2 यानी 97 आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 97 आएगा। क्लियर। चलिए भाई, तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आपके पेपर में 110% पूछा जाएगा। DL P Q और E एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। तो दोस्त मेरे एक वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र बीच में है, इसमें 5 व्यक्ति को बैठाना है, जैसे 2 2 4 1 5, तो 5 तो पंक्ति बना लेते हैं, 3 4 5, ठीक है। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। P जो है वो Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी है। P जो है ना वो Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी P बीच में आना चाहिए, Q उनके अगल बगल होना चाहिए भाई। तो दोस्त मेरे P को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो Q को यहाँ बैठा लेते हैं, E को यहाँ बैठा लेंगे, तभी तो देखिए Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P बनेगा। उसके बाद अगला लाइन पढ़िए, L जो है ना वो E के ठीक बाईं ओर बैठा है, E के जस्ट बाईं ओर L बैठा है, लेकिन भाई इस बार तो E के जस्ट ठीक बाईं साइड में तो P बैठ गया भाई देखिए E जो है वो केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका जो दायां साइड होगा इधर होगा भाई, यानी राइट साइड इधर होगा, और बायां साइड तो इधर होगा ना भाई,
क्योंकि ई इस केंद्र की तरफ देख रहा है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा इधर ही होगा ना, नीचे की तरफ, यानी इसके लेफ्ट में तो पी बैठा है। यानी भाई अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमें ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ई और क्यू को अदला बदली करने की आवश्यकता है, तभी आंसर बनेगा हमारा। क्योंकि सवाल डायरेक्ट बोला कि यल जो है ना ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी इसमें अब यहाँ से हम ई को यहाँ बैठा देते हैं, क्यू को यहाँ बैठाते हैं, तब पर भी आपका वही सेम सवाल रहेगा कि क्यू और ई दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। अब देखिए दूसरा का लाइन पढ़िए, यल जो है ई के ठीक बाईं बैठा है, यानी ई ऑलरेडी यहाँ बैठा, तो इसके अब देखिए जस्ट लेफ्ट साइड में यल बैठ जाएगा। यहाँ जब ई था तो नहीं बैठ पा रहा था भाई, क्योंकि इसके जस्ट बाएं साइड में पी था भाई। अब क्लियर हो गया, बस एक पंक्ति नहीं, कौन नहीं बैठा इसको बैठा दीजिए, कौन सा अच्छा नहीं बैठा है यहाँ बैठा दीजिए। जैसे सवाल में डी नहीं बैठा तो डी को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल पूरा हो गया। सवाल क्या पूछा है देखिए, अब दूसरा का एक लाइन अभी छूटा तो इसको भी पढ़ लिया जाए भाई। क्यू जो है ना वो पी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखिए क्यू जो है, ये जो क्यू है पी और डी का निकटतम पड़ोसी, देखिए पी यहाँ है डी यहाँ है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी भी क्यू बन गया, अपने आप बन गया, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, केवल एक हमने अदला बदली किया। तो सवाल देखिए क्या पूछा है, डी के निकटतम पड़ोसी कौन है भाई, डी के निकटतम पड़ोसी कौन है, दो निकटतम पड़ोसी डी के, एक यल है और एक क्यू है भाई। क्योंकि डी देखिए बीच में, इनके दोनों के निकटतम पड़ोसी में यल और क्यू है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देखिए क्यू और यल दोनों निकटतम पड़ोसी डी के। क्लियर आप सभी को। तो साथियों आज के इस पहले प्रैक्टिस में वो 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में हूबहू छपेंगे, वही प्रश्न आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किया भाई। तो बताइए आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे भाई, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से 1 महीने बाद आपका पेपर शुरू हो रहा है। आज 22 जनवरी है, ठीक है। अच्छी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा, लगातार पूरे पेपर का हल भी आ रहा है। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।